सभी को नमस्कार। आज सॉल्यूशन चैप्टर पार्ट 6 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अणुसंख्यक मतलब अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। यहां अणुओं का तात्पर्य है कणों से। कण के रूप में परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं कण के रूप में। तो विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। किसके कणों की संख्या? तो विलयन जब अपन बनाते हैं तो विलय को विलायक में मिलाते हैं, तो ये कण होंगे विलय के। तो अणुओं में यहां पर जो कणों की संख्या ले रहे हैं वे विलयन में अवाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये गुणधर्म सिर्फ कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति और उसके संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यूं कहूं 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल यूरिया, इन दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान एक समान होंगे, प्रकृति अलग अलग है, तो प्रकृति से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ कणों की संख्या अपने को देखनी है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसके बिल्कुल सही मान प्राप्त करने के लिए, जिसको अपन सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, कुछ शर्तों की पालना होना आवश्यक होता है। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, विलय अवाष्पशील होना चाहिए। विलयन में जो विलय है वो कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए। दूसरी शर्त है विलय और विलायक के मध्य कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त है विलय का जब अपन विलयन बना लेते हैं तो विलयन में उसका संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ना तो संगुणन होना चाहिए, मतलब दो से अधिक कण मिलकर बड़ा कण बना लेते हैं, उसे संगुणन कहते हैं, या कोई कण आयनित होकर एक से ज्यादा कणों का निर्माण कर देता है, उसे वियोजन कहते हैं। तो संगुणन भी नहीं होना चाहिए और वियोजन भी नहीं होना चाहिए। विलयन है वो तनु होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में विलय है वो इसमें नहीं मिला हुआ होना चाहिए। अगला गुण है कि विलय है वो विलायक में पूर्णतः विलय होना चाहिए, पूर्णतः विलय होना चाहिए। तो ये देखिए कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों की पालना अगर विलयन के द्वारा की जाती है तो इससे अपन जिन अणुसंख्यक गुणधर्मों की गणना करेंगे
वे बिल्कुल सही प्राप्त होंगे और उन्हें हम सामान्य अणु संख्या गुणधर्म नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से पढ़ेंगे, सामान्य अणु संख्या गुणधर्म। अब देखिए विलयन के लिए अणु संख्या गुणधर्म क्यों पढ़ते हैं, इसका उपयोग क्या है, तो एक आप दिमाग में बैठा लेंगे अच्छे से कि विलयन के अणु संख्या गुणधर्मों के मान की सहायता से विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, अणुभार की गणना। अणु संख्या गुणधर्मों के मान की सहायता से विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना की जाती है। हर अणु संख्या गुणधर्म में इस प्रकार के अपन ये गणना करेंगे। तो ये तो हो गई कुछ शर्तें और अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है और उसको क्यों पढ़ा जाता है उसकी चर्चा। अब अणु संख्या गुणधर्म कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म हम पढ़ते हैं। वो 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म कौन से हैं देखिएगा। नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल पीबी के द्वारा अपन दर्शाएंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे इब्यूलियोस्कोपी भी कहते हैं, इब्यूलियोस्कोपी। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरे प्रकार का अणु संख्या गुणधर्म है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे डेल टी एफ के द्वारा दर्शाएंगे और इसे क्रायोस्कोपी भी कहा जाता है, क्रायोस्कोपी। और हिंदी में इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा अणु संख्या गुणधर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। इसे पाई के द्वारा हम इंगित करेंगे। तो ये 4 प्रकार के अणु संख्या के गुणधर्म है। याद है कि परासरण दाब है वो अणु संख्या गुणधर्म है, परासरण है वो अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता, परासरण दाब होता है। वाष्प दाब है वो अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणु संख्या गुणधर्म है। सिर्फ क्वथनांक बोले तो वो अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, क्वथनांक में उन्नयन है वो अणु संख्या गुणधर्म है। वैसे ही सिर्फ हिमांक बोले तो अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, हिमांक में अवनमन मतलब कमी वो अणु संख्या के गुणधर्म है। इन छोटी छोटी बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। इस वीडियो में तो सारे नहीं आएंगे, कुछ अपन अगले वीडियो पार्ट 7 में भी पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं पहला अणु संख्या गुणधर्म रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं वाष्प दाब क्या है। अपन ने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि कोई भी द्रव है वो ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसकी सतह के कणों का वाष्पीकरण होने लग जाता है और इसे कहते हैं वाष्पीकरण। ये जो वाष्प के कण हैं ये आपस में मिलकर वापस द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं, इसे कहते हैं संघनन। जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो उसे कहते हैं साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसे कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर अपन यहां पे देखें कि ये शुद्ध विलायक है और विलायक जो कि कैसा है, वाष्पशील है, तो एक निश्चित तापमान पर इसका कोई वाष्प दाब होगा। अगर उसी तापमान पर इसमें कुछ मात्रा में अवाष्पशील विलय मिला दें, अवाष्पशील विलय, तो इसकी सतह पर विलायक के कणों के साथ साथ कुछ मात्रा में विलय के कण भी आ जाते हैं, तो सतह पर वाष्पशील कणों की संख्या कम हो गई तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो गई और वाष्प दाब का मान भी कम हो जाता है। तो अवाष्पशील विलय मिला देने पर वाष्प दाब में जो कमी आई उसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और अपन ने पिछले वीडियोस में जब राउल्ट का नियम देखा था तो उस राउल्ट के नियम के अनुसार देखिए अपन ने क्या पढ़ा, राउल्ट के नियमानुसार PA0 माइनस PS बटा PA0 बराबर XB। ये चीज अपन ने राउल्ट के नियम में पढ़ी थी पिछले वीडियोस में। PA0 क्या है? PA0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। और XB क्या है? XB है विलय का मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश, इसको आप कह सकते हैं। तो ये है राउल्ट के नियमानुसार जो क्या कहता है कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देने पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। यह है राउल्ट का नियम, अपने जो पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए XB का मान क्या है? NB बटा Na प्लस NB। NB है विलय के मोल भिन्न और मोलों की संख्या, और Na है विलायक के मोलों की संख्या। इस XB का मान यहां पे मैं रख दूं तो समीकरण हो जाता है अपने पास PA0 माइनस PS अपॉन PA0 बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। अब देखिएगा, अपन ने शर्त लगाई थी कि विलयन तनु होना चाहिए, तो तनु विलयनों के लिए क्या होगा? तनु विलयनों के लिए NB का मान Na से बहुत कम होगा, मतलब विलय है उसकी मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है, तो Na प्लस NB लगभग बराबर क्या हो गया? Na हो गया। दोनों का योग लगभग विलायक के मोलों की संख्या के बराबर ही हो गया। तो ये मान अगर उपरोक्त इस समीकरण में रख दें तो अपने पास प्राप्त हो जाता है PA0 माइनस PS बटा PA0 बराबर NB बटा Na। अगर इनको मैं समीकरण संख्या देता चला जाऊं तो मान लो ये है समीकरण संख्या 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 और ये समीकरण संख्या 4 हो गया। तो समीकरण 3 का मान 2 में रख दें तो समीकरण 4 प्राप्त हो जाता है।
ठीक है। अब Nb है विलय के मोलों की संख्या और Na है विलायक के मोलों की संख्या, है ना। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? Nb बराबर Wb बटा Mb और Na बराबर Wa बटा Ma। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? जिस पदार्थ के मोलों की संख्या की गणना करनी है उसके द्रव्यमान में उसके अणुभार का भाग दे दें तो मोलों की संख्या की गणना हो जाती है। तो ये Nb और Na के मान हैं। इन दोनों के मान समीकरण 4 में रख दें तो देखिए क्या होगा। समीकरण 4 में जो ऊपर वाला भाग है इसको मैं कह सकता हूं वाष्प दाब में अवनमन, Pa शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और Ps है वो विलयन का वाष्प दाब है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है, तो इस अनुपात में जो ऊपर वाली राशि है ये क्या है? वाष्प दाब में अवनमन, जिसको मैं डेल P के रूप में दर्शा रहा हूं। डेल P क्या चीज है? Pa0 माइनस Ps है। तो डेल P बटा Pa0 बराबर Wb बटा Mb, Wa ऊपर चला जाएगा Ma, Nb बटा Ma को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करें तो Mb बराबर ये Mb है और इसको मैं इधर ले आया तो बाकी राशि बच गई Wb बटा Wa ऊपर Ma बच गया और Pa0 और बटा डेल P ये बच गया। इस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर अपन ने क्या पढ़ा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इस समीकरण संख्या 4 से या समीकरण संख्या 2 से निकाल सकते हैं अगर विलय और विलायक के मोलों की संख्या आपको पता है। तो देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यहां विलय के मोलों की संख्या पे निर्भर कर रहा है कि नहीं? मोलों की संख्या मतलब कणों की संख्या पे निर्भर कर रहा है और इसके मान की सहायता से इसके अणुभार की गणना कर सकते हैं। अणुभार की गणना करने के लिए आपको इन राशियों के मान पता होने चाहिए। राशियां क्या क्या हैं? जैसे आपको ज्ञात विलायक है उसका अणुभार पता होगा, Ma पता होगा, उसकी निश्चित मात्रा तोल कर ले लेते हैं मतलब उसके ग्रामों की मात्रा का मान आपको पता है, उसमें निश्चित मात्रा में आपने अवाष्पशील विलय मिलाया हुआ है तो Wb भी आपको पता है। Pa0 क्या है? शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है जो आपको पता है। दाब मापी की सहायता से इसके वाष्प दाब की गणना कर लेते हैं और निश्चित तापमान पर अवाष्पशील विलय मिलाने के बाद वाष्प दाब में कितनी कमी आई उसकी गणना भी वाष्प दाबी की सहायता से कर सकते हैं। तो डेल P का मान भी आपको पता होगा। तो सारे मान यहां रखकर आप अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।